हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यभट्ट ट्यूटर। नाउ दिस इज दृष्टि भटिया और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री द मुगल एम्पायर इन बिटवीन 1526 टू 1707। सो लेट अस वी स्टार्ट हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 4। सो वी स्टार्टेड द पार्ट 4 बिकॉज हम पहले पार्ट 1, 2, 3 हम स्टार्ट करके हमने पूरे डिस्कस कर चुके हैं और हम पार्ट 4 जो एनसीईआरटी के हैं हम सारे पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे पार्ट 4 के अंदर। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें पता होना चाहिए। यूपीएससी के मेंस में, एमपीपीएससी के मेंस में डायरेक्ट जो है ऐसे राइटिंग जिसे हम 250 मार्क्स में बोलते हैं, इन अराउंड ऑफ द 300 to 400 वर्ड्स में हमें लिखना होता है। सो वी नो वेरी वेल। और वन वर्ड आंसर इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्टिव एसआई, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, एचएससीजीएल और सारे लाइक आईबीपीएस, ऐसी सारी एग्जामिनेशन में वन वर्ड आंसर्स के तौर पर आ चुके हैं। लेकिन हमें यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए ऐसे राइटिंग के लिए आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप सारे जो है कॉपी में इजीली नोट डाउन कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। सो वी स्टार्टेड मुगल एम्पायर, तो हम पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज वी स्टार्टेड बाय दी अकबरनामा एंड आईने अकबरी। तो हम अकबरनामा और आईने अकबरी से आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और हमें पता होना चाहिए कि अकबरनामा किसने लिखी और आईने अकबरी जिसे हम कहते हैं। जैसा कि हमें पता है एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कोर्टियर अबुल फैजी टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रीजन। अब अबुल फैजी के द्वारा, जो उनके दरबार भी थे और एक तरीके से उनके बहुत ही घनिष्ठ मित्र भी थे, उन्हें जो अकबर ने अपनी तरफ से एक ऑर्डर और एक रिक्वेस्ट जताई और उन्हें अपने बारे में हिस्ट्री लिखने के लिए जो ऐलान किया गया। लेकिन अबुल फजी जो थे, उन्होंने 3 वॉल्यूम के अंदर हिस्ट्री लिखी अकबुल रेज़ाइन के बारे में और अकबर रेज़ाइन के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि उसका टाइटल दिया गया अकबरनामा। लेकिन द फर्स्ट वॉल्यूम डील्ड विथ अकबर एंसेस्टर्स एंड द सेकंड volume recorded the events of Akbar Reign and the third volume in the आईने अकबरी। अब हमें पता होना चाहिए कि अबुल फजी के द्वारा 3 वॉल्यूम लिखी गई अकबर रेज़ाइन के बारे में। जैसे पहला हमें जैसे कि पता है कि अकबर एंसेस्टर्स कौन कौन थे और क्या क्या उन्होंने वर्क किया, किस चीज़ में डील की उन्होंने। सेकंड वॉल्यूम जो था वो उनके इवेंट्स ऑफ रेज़ाइन, मतलब उनके पूरे प्रजातंत्र के जितने भी इवेंट्स थे या जितने भी समारोह थे या परियोजनाएं थी उसके अंदर लिखी गई। थर्ड वॉल्यूम के अंदर आईने अकबरी लिखी गई, जिसे हम आईने अकबरी की बुक के नाम से भी जानते हैं। और ये पूरा जो डील करते थे और उनके पूरे साम्राज्य के बारे में, अकबर के जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था, जैसे कि हाउस होल्ड, आर्मी, द रिवेन्यूज एंड द ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर, इन सारे कंटेंट के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से और बखूबी सुंदर तरीके से मेंशन किया गया थर्ड वॉल्यूम के अंदर। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। जैसे कि उन्होंने बहुत सारे ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की ट्रेडिशन को लेकर, कल्चर और उनके सारे सांस्कृतिक राजनीतिक तरीके के बारे में, और जिस तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड था उन लोगों का और उस लोकतंत्र का भारत के अंदर, वो बखूबी उसके अंदर मेंशन किया गया। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द आईने अकबरी इज इट्स रिच statistical details about things as diverse as crops, yields, prices, wages and revenues। और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने आईने अकबरी के अंदर जितने भी स्टैटिस्टिकल डिटेल्स किसको लेकर, जैसे कि खनिज पदार्थ को लेकर या फसल को लेकर और उससे निकलने वाले रिसोर्सेज या इम्पोर्टेंट जितने भी आइटम्स थे उसको लेकर, प्राइजेस को लेकर, क्योंकि प्राइजेस जो थे वो हमें अकबर के ही शासनकाल में पता चले कि क्या होते हैं, वेजेस क्या होते हैं और रेवेन्यूज या टैक्सेस क्या होते हैं। ये सारे जो हैं थर्ड वॉल्यूम के अंदर हमें बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया अबुल फजी के द्वारा आईने अकबरी थर्ड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा में। सो वी नो, आप देख सकते हैं जैसे कि पिक्चर में आपको क्लियरली अकबर रिसीविंग दी अकबरनामा फ्रॉम द अबुल फजी। अब देखिए कितने सुंदर तरीके से अकबर ने रिसीव किया अकबरनामा को, किसके द्वारा, अबुल फजी के द्वारा, 3 वॉल्यूम, जैसा कि हमें पिक्चर में मेंशन है एनसीईआरटी में। सो नेक्स्ट पॉइंट, अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज।
हमें पता होना चाहिए द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर लेट डाउन बाय अकबर एंड वेयर elaborately discussed by the Abul Fazl in his book The Akbarnama, in particular in its last volume is आईन अकबरी। जैसा कि हमें पता है कि ब्रॉड फीचर बहुत सारे इतने सारे फीचर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन और प्रजातंत्र को लेकर एक बड़े पैमाने से लेकर छोटे तक अकबर के द्वारा किस तरीके से डिस्कस किया गया और एलेबरेट करा गया, उन्हीं के आईन अकबरी में अबुल फैजी के द्वारा उनकी किताब में, जिसे हम अकबरनामा के नाम से भी जानते हैं, और ये लास्ट वॉल्यूम या थर्ड वॉल्यूम हम कह सकते हैं आईन अकबरी। सो इम्पॉर्टेंट है। नाउ अबुल फजी explained that the empire was divided into provinces called the Subas, governed by the Subedar, who carried out both political and military functions। जैसा कि हम जानते हैं कि अबुल फजी ने बखूबी बहुत अच्छे से वर्णन करते हुए उस चीज़ के बारे में, यह एम्पायर को किस तरीके से अकबर द्वारा डिवाइड किया गया, उनके प्रोविनेंस वर्क को लेकर, जैसे सुबास गवर्नड एंड बाय द सूबेदार, जैसा कि सुबास और गवर्नस करा उन्होंने और सूबेदारी निभाई, और किस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस दोनों को ही बखूबी तरीके से चलाया अपने शासनकाल में। बट ईच प्रोमिनेंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर्स और दीवान, जैसा कि उन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया था, फाइनेंशियल ऑफिसर जैसे कि दीवान को नियुक्त किया। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविनेंस द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स, जैसे कि उन्होंने शांति और न्याय को भंग ना करने की संकल्प ली हो, और उन्होंने उस तरीके से उसे पूरे को मेंटेन करते हुए एक सूबेदार को सपोर्ट करते हुए और दीवान को सपोर्ट करते हुए कुछ अलग भी ऑफिसर्स को नियुक्त किया। नाउ सच एज द मिलिट्री पे मास्टर इज बख्शी, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज इज सादर, and military commanders is फौजदार and the town police commanders is कोतवाल। जैसा कि हमें पता है कुछ इम्पोर्टेंट अबुल फजल ने जो मिलिट्री पे मास्टर थे उन्हें बख्शी के नाम पे रखा गया। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजन, या उस जो चार्ज मंत्री थे या जो चार्ज लेते थे, और उस तरीके से चैरिटेबल, या हम बोल सकते हैं कि वहाँ की जो रिलीजन पैट्रोनेज थे, या वहाँ के हम बोल सकते हैं कि जैसे कि कास्टवाद जो सिस्टम रहता था, यह जाति प्रजाति को मान्य नहीं किया जाता, जिसे हम सादर के नाम से जानते थे। और मिलिट्री कमांडर्स वहाँ के जो थे उन्हें हम फौजदार के नाम से आते थे, और टाउन पुलिस कमांडर्स जो होते थे या उस पर्टिकुलर टाउन में जो लोग रख रखाव करते थे उन्हें हम कोतवाल के नाम से जानते थे। ये सब हमें अकबर एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत देखने को मिला। सो वी स्टार्टेड। The topic is नूरजहान इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। अब नूरजहान ने कैसे जहांगीर कोर्ट को इन्फ्लुएंस किया, जैसा कि हम पिक में देख रहे हैं नूरजहान फरमान है, इस तरीके से उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया है। फिगर नंबर 8 हम देख पा रहे हैं कि पूरे उर्दू लैंग्वेज में उन्होंने नूरजहान फरमान को, जिसे हम बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन, नूरजहान के जितने भी फरमान या इन्फॉर्मेशन थे उन्हें मेंशन किया गया एनसीईआरटी के अंदर। अब हमें पता होना चाहिए कि मेहरुनिशा मैरिड दी एम्पायर और एम्परियर जहांगीर इन 1611 एंड रिसीव्ड द टाइटल नूरजहान, जैसा कि मेहरुनिसा ने जहांगीर के राजा जहांगीर से उनसे शादी की कब 1611 में, और उन्हें नूरजहान का टाइटल मिला शादी के बाद। शी रिमाइंड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क, वह बहुत ज़्यादा शत्रुगित थी और अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा लॉयल और बहुत ज़्यादा ईमानदार और सपोर्टिव और हर तरीके से सहायता करती थी उनके मोनार्क के लिए, उनके शासन के लिए। एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स बियरिंग हिज ऑन टाइटल्स on one side, and on the other the inscription is struck in the name of the queen is Begum, we called the नूरजहान। जैसा कि एक मार्क ऑफ ऑनर, और जहांगीर ने स्ट्रक सिल्वर मतलब सिल्वर कॉइन से जो है एक बहुत अच्छी जो है वन साइडेड अपने उसके इंस्क्रिप्शन, जैसा कि हम बोलते हैं कि कुछ कुछ वर्ड्स जो ऐसे हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं या इम्पोर्टेंट कुछ उन्हें शो करना रहता तो वो इंस्क्रिप्शन के तौर पे करते थे। उन्हें क्या करा, उन्होंने सिल्वर कॉइन से लिखवाया, क्या, स्ट्रक इन द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहान। किस वर्ड को, बेगम नूरजहान को बहुत अच्छे से उन्होंने
सिल्वर कॉइन से वहाँ पर नॉमिनेट करवाया, इंस्क्रिप्शन के तौर पे आज भी है। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्डर वी कॉल्ड फरमान ऑफ नूरजहां, और कुछ डॉक्यूमेंट जो उन्हें एडजॉइन करके या संरक्षित करके रखा गया जिसे हम फरमान कहते हैं, ये भी नूरजहां के द्वारा दिया गया। द स्क्वायर सील स्टेट्स, अब स्क्वायर सील स्टेट्स के नाम पे उन्होंने, जैसा कि फरमान जो उनका था वो ये था कि कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मैजेस्टी नूरजहां पातशाह बेगम, उन्होंने क्या कमांड किया कि जितने भी उनके सबलाइम थे या एलिवेटेड मैजेस्टी थे उन्हें नूरजहां पातशाह बेगम के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो नूरजहां की तरफ से थे। तो उनके जितने भी सबलाइम थे और उनसे रिलेटेड जितने भी काम करने वाले कमांड थे, या जैसे हम बोल सकते हैं बख्शिश थे, सादर थे, फौजदारी थे, कोतवाल, जैसे अगर उनके पोस्ट के हिसाब से देखें तो वो अगर नूरजहां की तरफ से काम करे तो उन्हें नूरजहां पातशाह बेगम के नाम से भी जाना जाता था। बट पहले हमने स्क्वायर सील स्टेट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे द राउंड सील स्टेट के बारे में। ये क्या है? ये एक बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून में नूरजहां पातशाह बी द लेडी ऑफ द एज। अब राउंड सील स्टेट के नाम पे सन ऑफ शाह जहांगीर, जो शाह जहांगीर के सन थे, बेटे थे, उन्हें क्या करा, उन्होंने नूरजहां ने एक ब्रिलियंट मून की तरह, एक ब्रिलियंट मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे चंद्रमा का उदय होना और चंद्रमा का निकलना और सन से सनराइज होना, इस तरीके से उनके पुत्र जो उनका बेटा था वो एक नूरजहां पातशाह की जगह उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, और नूरजहां पातशाह को उन्होंने लेडी ऑफ द एज के नाम से भी नॉमिनेट किया और आगे चलाया। सो वी नो अबाउट द डोगमा। अब हमें पता होना चाहिए कि डोगमा और बायगॉट क्या होते हैं। जैसा कि हमें पता है, अ स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड एज ऑथोरिटेटिव with the expectation that it would be the followed without the question। डोगमा वो है जो किसी भी स्टेटमेंट के इंटरप्रिटेशन या ऑथोरेटिवली जो एक्सपेक्टेशन, मतलब उस वर्ड से या उस स्टेटमेंट से हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट उसका निष्कर्ष मिलता है, उसे हम डोगमा कहते हैं। देन बायगॉट। अब बायगॉट क्या है? बायगॉट एन इंडिविजुअल हु इज इंटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन रिलीजियस बिलीव्स और कल्चर। ऐसा इंसान, एक इंडिविजुअल जो किसी भी दूसरे पर्सन के बिलीव्स, मतलब उनका, हम जैसे बोल सकते हैं उनके रिलीजन को लेकर विश्वास या उनके सांस्कृतिक को इंटॉलरेंट करे, उसे महसूस करे और उस पर काम करने के लिए आशयबद्ध रहे, उसे हम बायगॉट कहते हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाता है। नाउ वी स्टार्टेड अकबर्स नॉवेल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हेड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज। जैसा कि हमें पता है कि अकबर नॉवेल कमेंडेट करते हैं क्या? लार्ज आर्मीज़ को, बड़े आर्मीज़ को, और बड़े आर्मीज़ के साथ वो क्या करते हैं कि एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, बहुत ज़्यादा, अगर बड़ी आर्मी है तो बड़े रेवेन्यू को निकाल के लाएगी। मान लीजिए कोई बड़ा स्टेट है और बड़े स्टेट के अंदर बहुत सारे उन्होंने अकबर ने अपने आर्मीज़ को क्या रखा? फैलाव कर रखा है, तो वहाँ के लैंड रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करेंगे, बट लॉयलिटी के साथ, ईमानदारी के साथ। वाइल वेयर दे लॉयल द एम्पायर फंक्शन इफिशिएंटली, बट by the end of the 17th century many novels and built independent network of their own। जैसा कि 17th century आते आते तक क्या करा? लॉयलिटी और उनके एम्पायर जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या होने लगे? इंडिपेंडेंट होने लगे, इंडिपेंडेंट नेटवर्क भी करने लगे, जो कि अकबर के पास उस चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ सेल्फ इंटरेस्टेड वो नहीं लेते थे, और उनके लॉयल्टीज़ और एम्पायर क्या होने लगे? उस तरीके से वीक होने लगे, क्योंकि सब इंडिविजुअल वर्क करने लग गए और अकबर के नॉलेज में नहीं था, तो उनके एम्पायर क्या होने लगी? वीक होने लगी, और सेल्फ इंटरेस्ट भी क्या होने लग गया? कम होने लग गया, और उनकी ईमानदारी के बारे में बात थी अलग है, वो भी कम होने लगा ऑब्वियसली, क्योंकि तीनों चीज़ जो है जिस तरीके से अकबर ने अपने कमांड्स फैलाए थे, बड़े स्टेट को, बड़े एरिया को, बड़े टाउन को कवर किया था, बड़े टैक्सेस आते थे, बड़े रेवेन्यू आते थे, धीरे धीरे सब इंडिविजुअल वर्क करने लगे, तो सारी चीज़ें विश्वास के साथ ख़त्म होती गई। नाउ while Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1517th, he started discussion on religions with the ulama, brahmanas, Jesuit priests who were Roman Catholics and Zoroastrian। जैसा कि हमें पता है कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी पर
विजय प्राप्त की 1570 में, और उन्होंने वहाँ के रिलीजियस में किस किस को अपने साथ रखा? उलामा को, ब्रह्मनास को, जिसुइट प्रिस्ट को, और वहाँ के रोमन कैथोलिक्स और जोरास्ट्रियंस को। लेकिन क्या हुआ? दिस डिस्कशन टुक प्लेस इन द इबादत खाना, और वहाँ पर इन सभी के साथ बैठ के उन्होंने डिस्कस किया सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जिस जगह को हम इबादत खाना के नाम से जानते हैं। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड द सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल। अकबर इंटरेक्शन विथ पीपल ऑफ डिफरेंट faith made him realize that religious scholars who emphasized rituals and the dogma were often bigots. Their teachings created divisions and disharmony amongst his subjects. So, बाद में क्या हुआ? उन्हें ये लगा कि ही वॉज द इंटरेस्ट, उन्होंने यह इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश की कि रिलीजन या सामाजिक या हम बोल सकते हैं और इंटरेस्टेड दिखाते थे अपने रीति रिवाज में या अपने सामाजिक कार्य में या सामाजिक कस्टम को किस तरीके से वो अलग अलग पीपल्स के अंदर बैठ सके और उनसे इस तरीके से इंटरेक्शन कर सके जैसे कि उन्हें अलग अलग पीपल से अलग अलग विश्वास पात्र लोग मिले और उसे रियलाइज़ करें और एक जो रीति रिवाज को स्कॉलर करने के लिए या एम्फेसाइज करने के लिए उन्हें क्या करें, एक पर्टिकुलर जैसे हम बोल सकते हैं कि एक सेंटर में एक महान प्रधान रहता है और बाद में उसके साथ काम करने वाले होते हैं, वैसे ही उन्हें एक डोगमा मिले और बाद में वो बायगॉड्स में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन उन्होंने इस तरीके से अपनी टीचिंग करी या बात करने की कोशिश की उन लोगों को और उन लोगों को क्रिएट करने का करा कि डिवीज़न जो है या भागित हो रहे हैं लोग हैं उन लोगों को क्या करें, डोगमा करें या उन लोगों को एम्फेसाइज करें और पकड़ के रखें और पकड़ के रखने के बाद उनमें क्या करें, हार्मनी डिसहार्मनी और उनके सब्जेक्ट को लेकर आगे काम करें और जिससे बेहतर रिजल्ट निकलने की जो है बहुत ज़्यादा उन्हें आशंका थी। जैसे कि हमें पता है दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुल-ई-कुल, जिसे हम यूनिवर्सल पीस के नाम से भी जानते हैं, सुल-ई-कुल। This idea of tolerance did not discriminate between people of different religion in his realm. जैसे कि उन्हें लगा कि बायगॉड्स हुए लिया टॉलरेंस हुआ उनमें, ये डिस्क्रिमिनेट अगर नहीं हुआ इन सब चीज़ों को जानने के बाद भी तो डिफरेंट रिलीजन या अलग अलग जाति के लोग उस चीज़ को क्या करें, असेंबल करें और उनकी अच्छी चीज़ों को और अच्छी टीचिंग मैनर को उसे क्या करें, एक्सेप्ट करें और आगे काम करें। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंस्टेड इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, और उन्हें क्या करें कि फोकस करने की कोशिश करें सिस्टम ऑफ एथिक्स पे, जैसे ऑनेस्टी ईमानदारी, जस्टिस न्याय करना, पीस शांति प्रदान करना, दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो ये क्या हो, यूनिवर्सली हमेशा उनके साथ बनी रहे। बट हमें पता होना चाहिए कि अबुल फैजल helped Akbar in forming a vision of governance around this idea of सुल-ई-कुल। लेकिन अबुल फैजल ने क्या करा, अकबर के साथ इस सारी चीज़ों को, ऑनेस्टी को, जस्टिस को और पीस को साथ में रखते हुए अकबर की मदद की और एक नए न्याय के रूप में और एक नए न्याय दर्शा के रूप में अकबर की बहुत ज़्यादा मदद की। किसने, अबुल फैजल ने, एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह, और उसे सुल-ए-कुल में भी मदद करने की कोशिश की और नए नए आइडिया भी दिए। बट दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वॉज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। लेकिन इस सिद्धांत को बहुत बखूबी तरीके से न्याय के रूप में और गवर्नेंस के रूप में जहांगीर और शाहजहां ने बखूबी निभाने की कोशिश की आगे बहुत सारे समय तक। सो वी नो अबाउट द फिगर नंबर 9। अब जैसा कि हम जानते हैं फिगर नंबर 9, अकबर होल्डिंग डिस्कशन विथ द लर्नड इज इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट फैथ इन द इबादत खाना। अब जैसा कि हम पीक में देख रहे हैं तो इबादत खाना में बैठ के सारे जो हैं उसमें बैठ के क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जैसे उलामा, ब्राह्मणास, जेसुइट प्रिस्ट एंड द रोमन कैथोलिक एंड जोरास्ट्रियन। तो ये सारे बैठे हैं पांचों और इबादत खाना में बैठ के इंडिविजुअली जो है अकबर के साथ एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। सो यू नो अबाउट, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आई नो कि आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखेंगे कि कैन यू आइडेंटिफाई द जीसस
प्रिस्ट इन दिस पिक्चर। अब आप इस पिक्चर के अंदर इजीली हमें विजुअल करके और आंसर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखकर बताइएगा, बिकॉज गाइज इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड एमपीपीएससी की ज्यूइस्ट प्रिस्ट उस टाइम पे कैसे दिखते थे, किस तरीके से उनकी पिक्चर इस इबादत खाना के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, तो इजीली आप बता सकते हैं। सो नेक्स्ट वी स्टार्टेड द सुल ई खुल। अब बात सुल ई खुल की है, जिसे हम यूनिवर्सल पीस के नाम से भी जानते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जहांगीर और शाहजहां ने कैसे उस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। जहांगीर कौन थे? हमें पता है अकबर के बेटे थे, अकबर सन थे। डिस्क्राइब्ड हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ सुल ई खुल इन द फॉलोइंग वर्ड। और जहांगीर ने अपने पिताजी के इस पॉलिसी को बहुत ही बखूबी और बहुत ही सुंदर शब्दों में दर्शाया, जैसा कि हम देख रहे हैं। As in the wide expanse of the divine compassion or compassion, there is room for all classes and the followers of all creeds. Means बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने डिवाइन और उस चीज़ को जो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश डालने की कोशिश की, किस तरीके से सारे क्लासेस के फॉलोवर्स, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, राजपूत, जैसे कि सारे जितने भी क्लासेस थे उनको वो कैसे उनको फॉलो करते थे। इन हिज इम्पीरियल डोमिनियन विच ऑन ऑल साइड्स वेयर लिमिटेड ओनली बाय द सी। और किस तरीके से इम्पीरियल डोमिनियन थे और प्रजातंत्र के साथ काम करने के लिए वो सारे तरीके से सारे साइड से, मतलब हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक, सोशली, फिजिकली और सारी तरीके से वो कैसे अपने साथ काम करते हुए और एक समुद्र की तरह बहाव में आते थे। There was room for the professors of opposite religions and for beliefs good and bad, and the road to intolerance was closed. Means किस तरीके से उन्होंने अपने रूम को, जैसे हम इबादत खाना कह रहे हैं, उन्हें प्रोफेसर्स के तौर पर कैसे अपोजिट रिलीजियस या दूसरे रिलीजियस के लिए उनके विश्वास, उनकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ और कैसे उन्हें रास्ते में भी टॉलरेंस के तौर पर और उनके प्रॉब्लम्स को किस तरीके से क्लोजली उन्होंने आइडेंटिफाई किया। सुन्नीस एंड शिहाज मेट इन वन मॉस्क्यू एंड क्रिश्चियन एंड ज्यूज इन वन चर्च टू प्रे। और किस तरीके से सुन्नीस और शिहाज के साथ मिलकर उन्होंने मॉस्क्यू के अंदर या हम बोल सकते चर्च के अंदर किस तरीके से उन्होंने ज्यूज के और प्रेस को जो है बहुत ज़्यादा एलेबरेट किया और बहुत ज़्यादा क्लोजली जो है उनके साथ खड़े रहकर प्रे करने की कोशिश की। He constantly followed the principle of universal peace। और इस तरीके से उन्होंने constantly अपने principles of universal peace को फॉलो करते हुए और यूनिवर्सल गवर्नेंस को फॉलो करते हुए आगे जो है काम करते रहे और फॉलो करते रहे, जिसे हम सुल ई कुल के नाम से जानते हैं। आई होप गाइज आज के पार्ट 4 में NCERT हिस्ट्री टॉपिक में आज आपको सारी जो इम्पोर्टेंट क्लास 7 से रिलेटेड, साथ ही साथ यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए ऐसे राइटिंग के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे मैंने इंग्लिश और हिंदी बायलिंगुअल जो है मैंने आंसर्स दिए हैं। और आपको आज के वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप ग्रुप नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझसे आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप नंबर ज्वाइन नहीं करना हो तो। सो प्लीज़ व्हाट्सअप ग्रुप नंबर आप ज्वाइन करें, जिससे आपको ईजिली कन्वे कर सकूँ मैं सारे पॉइंट्स। 9424570979। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस। बिकॉज आपके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, तो क्यों ना आप सभी को शेयर करें, जिससे सारों को नॉलेज भी मिले और वो आपको जो है आपके वेलनेस की वजह से और आपके हेल्पनेस की वजह से आपको याद भी रखें। और आई होप गाइस आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। सो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।